हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 एंड ये हमारी सेकंड बुक है। ठीक है, सेकंड बुक पॉलिटिकल थ्योरी। तो इसका चैप्टर 1 जो है वो भी पॉलिटिकल थ्योरी है। तो इस चैप्टर को हम इस वीडियो में इजी एक्सप्लेनेशन में समझेंगे एंड एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन एक एक लाइन से हम समझेंगे। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहले तो क्या दिया गया है कि ह्यूमन बींग्स है ना, हमें पता है ह्यूमन बींग्स डिफरेंट होते हैं, लेकिन इसमें बताया गया कि ह्यूमन बींग्स दो तरीके से अलग होते हैं। ठीक है, दे पोजेसेस रीज़न एंड द एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट देयर एक्शंस। एक तो वो रीज़न, उनके पास रीज़न लाते हैं एंड दूसरा वो अपने एक्शंस परफॉर्म करते हैं। एबिलिटी, एक्शंस की जो एबिलिटी है वो रिफ्लेक्ट करते हैं। एंड उनके पास जो है लैंग्वेज और कम्युनिकेशन को यूज़ करने की कैपेसिटी भी है। ठीक है, उनके पास लैंग्वेज और कम्युनिकेशन की कैपेसिटी भी है जिसको यूज़ भी करते हैं। तो दूसरी स्पीसीज की तरह नहीं होते। ठीक है, दे कैन एक्सप्रेस, वो अपने अंदर की जो भी थॉट्स होते हैं, डिज़ायर्स होते हैं, उनको क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं और अपने आइडियाज़ और को डिस्कस भी कर सकते हैं। ठीक है, आइडियाज़ बता सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। व्हाट दे कंसिडर टू बी गुड, किसको वो अच्छा मानते हैं और डिज़ायरेबल मानते हैं। जैसे अब हम भी अगर अपनी बात करें तो हम भी तो ऐसा ही करते हैं, हम भी अपनी लैंग्वेज कम्युनिकेट भी करते हैं। ठीक है, हमारी अपनी अपनी लैंग्वेजेस हैं, अपने अपने आइडियाज़ हैं, सभी आइडियाज़ को हम डिस्कस भी करते हैं। हम ये भी बात करते हैं कि क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ बुरी है। अगर कोई नई पॉलिसी भी आ जाती है, ठीक है, तो उस पर भी हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, हमारे पास ये एबिलिटी है डिस्कस करने की। पॉलिटिकल थ्योरी जो है ना, दैट हैज़ इट्स रूट्स इन द ट्विन एस्पेक्ट्स। उसके दो तरीके से रूट्स हैं। ठीक है, यू इट एनालाइजेस सर्टेन बेसिक क्वेश्चन। अब ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस को एनालाइज करती है, जैसे कि सोसाइटी कैसे ऑर्गेनाइज होनी चाहिए। ठीक है, हमें पता है हम सभी एक सोसाइटी में रहते हैं, तो हमारी सोसाइटी किस तरीके से ऑर्गेनाइज है। हम अपना एग्जाम्पल साथ में लेकर चलेंगे तो हमें ज़्यादा क्लियरली चैप्टर समझ में आएगा। हमें गवर्नमेंट की ज़रूरत क्यों है, हमें पता है अभी प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है, ठीक है, गवर्नमेंट कौन सी, बीजेपी गवर्नमेंट है एंड इलेक्शंस भी अभी होने वाले हैं। हमें इस गवर्नमेंट की क्या ज़रूरत है एंड व्हाट इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और सबसे बेस्ट तरीके की जो गवर्नमेंट है वो क्या हो सकती है। एंड डज लॉ लिमिट आर फ्रीडम, क्या जो लॉज हैं, जो कानून हैं, वो हमारी आज़ादी को लिमिट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। व्हाट डज द स्टेट और इट्स सिटीजन्स, ठीक है, स्टेट कैसे जो सिटीजन्स है उसको चलाती है। एंड व्हाट डू वी ओव ईच अदर एज सिटीजन्स। तो ये जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इनके आंसर्स भी हमें इसी बुक में मिल जाएंगे, इसी चैप्टर में मिल जाएंगे। पॉलिटिकल थ्योरी जो है ना, वो इस काइंड के क्वेश्चंस को एग्जामिन करती है एंड सिस्टमेटिकली सोचती है इनके वैल्यूज़ के बारे में। ठीक है, जो पॉलिटिकल लाइफ को इन्फॉर्म करते हैं, दैट इन्फॉर्म पॉलिटिकल लाइफ। वैल्यूज़ सच एस, जैसे कि फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस। ठीक है, इनके वैल्यूज़ के बारे में भी सिस्टमेटिकली सोचती है पॉलिटिकल थ्योरी। इट एक्सप्लेन द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ दीज एंड अदर रिलेटेड कॉन्सेप्ट। ये जो मीनिंग और सिग्निफिकेंस है, ये जो भी और दूसरे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, इस चीज़ को एक्सप्लेन करती है एंड क्लैरिफाई करती है एग्जिस्टिंग डेफिनेशंस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, कि ये जो कॉन्सेप्ट है उनकी क्या क्या डेफिनेशन हो सकती है, उनको क्लैरिफाई करती है। कुछ मेजर पॉलिटिकल जो पास्ट और प्रेजेंट के कुछ जो पॉलिटिकल थिंकर्स थे, ठीक है, उन पर फोकस करके। और क्या एग्जामिन करती है, इट ऑल्सो एग्जामिन द एक्सटेंट टू विच फ्रीडम और इक्वालिटी आर एक्चुअली प्रेजेंट इन दिस इंस्टीट्यूशन दैट वी पार्टिसिपेट इन। और ये एग्जामिन करती है कि कितने एक्सटेंट तक फ्रीडम और इक्वालिटी जो है अभी प्रेजेंट में हमारे पास है। इन एवरीडे लाइफ सच एज स्कूल्स, जैसे कि जो स्कूल्स हैं, शॉप्स हैं, बसेस, ट्रेन्स, गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, ठीक है,
At an advanced level, it looks at whether existing definition are adequate. कि advanced level पर ये देखती है कि क्या जो existing definitions हैं, ठीक है, मतलब जो भी concept है उनकी जो definition है वो क्या adequate है, and how existing institutions like government and bureaucracy and policy practices must be modified, और कितनी एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस को मॉडिफाई होने की ज़रूरत है ताकि वो और भी ज़्यादा डेमोक्रेटिक हो जाए. डेमोक्रेटिक तो है ही, लेकिन और भी ज़्यादा डेमोक्रेटिक बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं. द ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी इज़ टू ट्रेन सिटीजन्स. ठीक है, जो पॉलिटिकल थ्योरी का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, सिटीजन्स को ट्रेन करना ताकि वो रेशनली सोच सकें पॉलिटिकल क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है, एंड पॉलिटिकल इवेंट्स के बारे में हमारे टाइम की. देखो बेसिकली क्या है कि हमारी जो जितने भी डेफिनेशंस हैं, जैसे कि फ्रीडम की डेफिनेशन, इक्वालिटी, ठीक है, और फ्रेटर्निटी, तो ये सारी चीज़ें जो हैं तो इनके डेफिनेशन अलग अलग हो सकती हैं. मतलब ऐसा तो नहीं होगा कि जैसे साइंस में होता है कि एक फ़िक्स डेफिनेशन हमने इनको दे रखी है, जैसे कि एटम एंड मॉलिक्यूल है तो उनकी एक फिक्स डेफिनेशन होती है. लेकिन फ्रीडम की क्या हम कोई फ़िक्स डेफिनेशन दे सकते हैं? नहीं. हर कोई फ्रीडम को अलग अलग तरीके से लेगा. किसी के लिए फ्रीडम कुछ है, किसी के लिए कुछ है. तो फ्रीडम की बहुत सारी डेफिनेशंस निकल कर आती हैं. तो इस पैराग्राफ में यही कहा गया था. अब देखो पॉलिटिक्स क्या है, व्हाट इज़ पॉलिटिक्स. ठीक है, हम सभी ने सुना है पॉलिटिक्स के बारे में, ठीक है, पॉलिटिकल लीडर्स के बारे में भी सुना है. एंड ज़्यादातर हमें क्या देखने को मिलता है कि सारे क्या कहते हैं, पॉलिटिक्स तो बेकार है, पॉलिटिक्स में तो जाना ही नहीं चाहिए. तो देखते हैं कि इसमें क्या कहा गया है. तो हमने देखा होगा कि लोगों के डिफरेंट आइडियाज़ है कि पॉलिटिक्स क्या है. पॉलिटिकल लीडर्स, पर्सन्स जो इलेक्शंस को कॉन्टेस्ट करते हैं, पॉलिटिकल ऑफिस को होल्ड करते हैं, वो आर्ग्यू कर सकते हैं कि ये पॉलिटिक्स क्या है. मतलब जो पॉलिटिकल लीडर्स वगैरह वो क्या सोचते हैं, भाई जो पॉलिटिक्स में पहले से वो लोग क्या सोचेंगे, वो तो यही कहेंगे कि एक टाइप की पब्लिक सर्विस है. ठीक है, मतलब हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं पॉलिटिक्स में. कुछ दूसरे एसोसिएशंस जो हैं, ठीक है, सम अदर एसोसिएट पॉलिटिक्स with manipulation and intrigue undertaken to pursue ambitions and satisfy wants. कुछ दूसरे लोग जो है वो पॉलिटिक्स को अलग तरीके से लेंगे. कुछ लोग सोचेंगे कि पॉलिटिक्स क्या है, जो पॉलिटिशियंस करते हैं, ठीक है, वही पॉलिटिक्स हो जाती है जो पॉलिटिशियंस करते हैं. अगर वो देखते हैं दे सी पॉलिटिशियंस डिफेक्टिंग फ्रॉम पार्टीज, कि अगर वो क्या देखते हैं कि जो पॉलिटिशियंस हैं वो पार्टी से अलग हो रहे हैं, फॉल्स प्रॉमिसेस बना रहे हैं लोगों के लिए फॉल्स प्रॉमिसेस बना रहे हैं. मतलब इलेक्शन लड़ने से पहले तो क्या कहते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन जब वो अगर जीत भी जाते हैं तो वो सारे प्रॉमिसेस जो हैं वो पूरा नहीं कर पाते हैं. फॉल्स क्लेम्स करते हैं, अलग अलग सेक्शंस को मैनिपुलेट करते हैं, और परस्यू करते हैं पर्सनल या फिर ग्रुप इंटरेस्ट को. एंड इन वर्स्ट केसेस स्टूपिंग टू क्राइम, और पॉलिटिक्स में कभी कभी ये क्राइम भी हो जाता है, क्राइम भी वगैरह भी हो जाता है. एंड दे लिंक पॉलिटिक्स विद स्कैम्स, और ये जो लोग हैं वो क्या कहते हैं कि पॉलिटिक्स तो क्या है, स्कैम है, पॉलिटिक्स तो बहुत बेकार है. ठीक है, यही मानते हैं. So prevalent is this way of thinking that when we see people in different walks of life trying to promote their interest by any means possible, we say they are playing politics. कि जब भी हम देखते हैं कि जो लोग हैं वो अलग अलग, मतलब अपनी जो लाइफ है उसकी अलग अलग दौड़ भाग में वो चल रहे हैं, अपने इंटरेस्ट को वो प्रमोट कर रहे हैं किसी भी तरीके से, हम क्या कहेंगे, वो पॉलिटिक्स खेल रहे हैं. अगर हम देखते हैं कि एक क्रिकेटर जो है, ठीक है, वो मैनिपुलेट कर रहा है, मतलब वो टीम में रहने की जिद कर रहा है, टीम में रहने के लिए वो दूसरों को मैनिपुलेट कर रहा है. या फिर कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, अपने फादर की पोजीशन को यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं. या फिर एक कॉलेज जो है, ठीक है, इन ऑफिस माइंडलेसली एग्रीइंग विद द बॉस, वी से ही और शी इज़ प्लेइंग डर्टी पॉलिटिक्स. हम क्या कहते हैं, वो डर्टी पॉलिटिक्स प्ले कर रहे हैं, राइट.
तो disillusioned by such pursuits of selfishness we despair politics. अब ये एक टाइप का इल्यूजन ही है, ठीक है, कि हम इस टाइप की चीज़ों को पॉलिटिक्स मान रहे हैं, मतलब जो भी बुरी चीज़ हो रही है उस सारी चीज़ को हम क्या मान रहे हैं, पॉलिटिक्स मान रहे हैं। कुछ लोग ऐसा मानते हैं। हम कहते हैं कि हम जो है पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं है, हालांकि कुछ लोग हो भी पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड, बट मोस्टली क्या देखने को आता है कि लोग कहते हैं हम पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं हैं, और मैं जो है वो पॉलिटिक्स से दूर रहने की कोशिश कर रहा हूँ। इट इज़ नॉट ओनली ऑर्डिनरी पीपल, ये सिर्फ साधारण लोग नहीं है जो पॉलिटिक्स से दूर रहने की कोशिश कर रहे हैं। इवन जो बिजनेसमैन हैं और जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो भी पॉलिटिक्स को ब्लेम करते हैं फॉर देयर वूज इवन एज दे बेनिफिट फ्रॉम दी, चाहे उनको बेनिफिट मिल रहा हो गवर्नमेंट से फिर भी वो पॉलिटिक्स को ही ब्लेम करते हैं। सिनेमा स्टार्स जो है वो भी पॉलिटिक्स को कंप्लेन करते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक कार्टून दिया गया है, इस पर क्या लिखा है कि यू मस्ट रिटायर फ्रॉम पॉलिटिक्स एट वंस, योर एक्टिविटीज़ आर हैविंग अ बैड इन्फ्लुएंस ऑन हिम, ही थिंक्स ही कैन गेट अवे विद लाइंग एंड चीटिंग। अब इसमें जो है ये बच्चा है, ठीक है, ये इसकी मदर है, ये इसके फादर है, तो इससे पता चल रहा है कि इसके फादर जो है वो किस में है, पॉलिटिक्स में है, ठीक है। एंड इसकी मदर इसके फादर को क्या कह रही है कि ये भी तुम्हारी तरह पॉलिटिक्स में चला गया है, तुम्हारी तरह ये चीटिंग करता है, ठीक है, तो तुम्हें पॉलिटिक्स से रिटायर हो जाना चाहिए। अब इससे बच्चे पर बुरा इन्फ्लुएंस पड़ रहा है, हो सकता है बच्चे ने किसी गेम में चीटिंग की हो। वी आर दस कन्फ्रंटेड विद कॉन्फ्लिक्टिंग इमेजेस ऑफ पॉलिटिक्स, तो हमने बहुत सारी कॉन्फ्लिक्टिंग इमेजेस देखी पॉलिटिक्स की। इज पॉलिटिक्स एन अनडिज़ायरेबल एक्टिविटी दैट वी शुड स्टे अवे फ्रॉम एंड गेट रिड ऑफ, कि क्या पॉलिटिक्स एक अनडिज़ायरेबल एक्टिविटी है, ठीक है, कि जिससे हमें अलग दूर रहना चाहिए, जिसके पास ही नहीं आना चाहिए, और इज़ इट अ वर्थ वाइल एक्टिविटी विच वी मस्ट इंगेज विद इन ऑर्डर टू मेक अ बेटर वर्ल्ड, या फिर ये एक वर्थ वाइल है, एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें हमें इंगेज होना चाहिए ताकि हम एक और भी अच्छा वर्ल्ड जो है उसको बना सकें। इट इज़ अनफॉर्चुनेट दैट पॉलिटिक्स हैज़ कम टू बी एसोसिएटेड विद द परस्यूट ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट बाय एनी एंड एवरी मेथड। वी नीड टू रियलाइज़, हमें भाई रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि जो पॉलिटिक्स है वो एक इम्पॉर्टेंट और इंटीग्रल पार्ट है सोसाइटी का। महात्मा गांधी ने एक बार ऑब्जर्व किया था कि पॉलिटिक्स जो है ना एनवलप्स अस लाइक द कॉइल्स ऑफ अ स्नेक, जो पॉलिटिक्स है वो हमें एक स्नेक जैसे कॉइल कर लेता है ना अपने आप को, पॉलिटिक्स भी हमें उसी तरीके से कर लेती है। एंड देयर इज़ नो अदर वे आउट बट टू रेसल विद इट, लेकिन इससे बाहर आने का कोई तरीका नहीं है सिवाय लड़ने के। कोई भी सोसाइटी जो है, नो सोसाइटी कैन एग्जिस्ट विदाउट सम फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी सोसाइटी जो है वो सोसाइटी बन ही नहीं सकती जब तक वहाँ पर कुछ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ना हो, कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग ना हो। सोसाइटी जो चाहती है कि वो अपने आप को जो है, अ सोसाइटी दैट वांट्स टू सस्टेन इटसेल्फ नीड्स टू, जो अपने आप को अच्छे से सस्टेन करना चाहती है जो सोसाइटी, तो उसे क्या ज़रूरत होती है, दैट नीड टू टेक इनटू अकाउंट द मल्टीपल नीड्स, तो उसे मेंबर्स की अलग अलग जो नीड्स है, ज़रूरतें हैं, इंटरेस्ट, उसको जानने की ज़रूरत होती है। A number of social institutions such as the family, tribes and economic institutions have emerged to help people fulfill their needs and aspirations, कि बहुत सारे सोशल इंस्टीट्यूशंस जो है जैसे कि फैमिली, ट्राइब्स, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, तो वो इमर्ज हुए हैं लोगों की जो भी नीड्स है, एस्पिरेशंस है, उनको फुलफ़िल करने के लिए। ऐसे जो इंस्टीट्यूशन है वो हेल्प करते हैं हमें फाइंड वेज ऑफ लिविंग टुगेदर, कि हम एक साथ क्यों रह रहे हैं, वो तरीके ढूंढने के लिए। एक्नॉलेजिंग आर ऑब्लिगेशंस टू ईच अदर, अमंग सच इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट प्ले एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, तो ऐसे इंस्टीट्यूशन में गवर्नमेंट जो है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। हाउ गवर्नमेंट आर फॉर्म्ड, गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होती है, एंड हाउ दे फंक्शन इज़ दस एन इम्पॉर्टेंट फोकस ऑफ पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होती है और कैसे फंक्शन करती है, तो ये जो है एक इम्पॉर्टेंट फोकस हो जाता है पॉलिटिक्स का, ठीक है। बट पॉलिटिक्स इज नॉट कन्फाइंड टू द अफेयर ऑफ गवर्नमेंट, in fact what government do is relevant because
इट अफेक्ट द लाइव्स ऑफ द पीपल इन मैनी डिफरेंट वेज। अब देखो जो गवर्नमेंट करती है ना, तो उसका सीधा इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ता है। कैसे पड़ता है? गवर्नमेंट अलग अलग पॉलिसीज़ लाएगी, ठीक है। अगर वो पॉलिसीज़ अच्छी हुई तो हो सकता है कि भाई हमारे लिए भी अच्छा ही हो, ठीक है। एंड अगर वो पॉलिसीज़ बुरी हुई, हमारे लिए अच्छी नहीं हुई, सूटेबल नहीं हुई, तो कॉन्फ्लिक्ट्स होने की संभावना भी बढ़ सकती है, ठीक है। हम देखते हैं कि गवर्नमेंट जो है ना, वो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाती है, फॉरेन पॉलिसी बनाती है, एजुकेशनल पॉलिसी बनाती है। एंड ये जो पॉलिसी होती है, ये लोगों की लाइफ को इम्प्रूव करने में हेल्प करती है। लेकिन एक इनएफिशिएंट और करप्ट गवर्नमेंट जो है वो मतलब लोगों की जो लाइफ है उसको डेंजर में भी डाल सकती है। अगर जो गवर्नमेंट है जिसके पास पावर है तो वो कॉन्फ्लिक्ट ला दे अगर, ठीक है, और भी ज़्यादा लोग वायलेंट हो जाएंगे, मार्केट क्लोज हो जाएगी। अगर कॉन्फ्लिक्ट हो गए तो मार्केट वगैरह क्लोज हो जाएंगे, स्कूल भी बंद हो जाएंगे। एंड ये हमारी लाइफ को डिसरप्ट कर देगा। हम कुछ भी चीज़ नहीं खरीद पाएंगे जो हमें ज़रूरत चाहिए होगी, ठीक है, अर्जेंटली जिसकी हमें ज़रूरत होगी। एंड जो बीमार होंगे वो हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाएंगे। इवन जो स्कूल स्केड्यूल है वो भी इफ़ेक्ट होगा, सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा स्कूल्स में। एंड क्या होगा, हमें एक्स्ट्रा कोचिंग लेनी पड़ेगी एग्ज़ाम्स के लिए, ट्यूशन फ़ीस पे करनी पड़ेगी। और ऑन दी अदर हैंड गवर्नमेंट मेक पॉलिसीज़, गवर्नमेंट जो है वो पॉलिसीज़ बनाती है अगर लिटरेसी को बढ़ाने के लिए, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए। मींस अगर गवर्नमेंट अच्छी पॉलिसीज़ बनाती है तो हमें अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि हम एक अच्छे स्कूल में जाएं और एक हमें डिसेंट सी अच्छी सी जॉब मिल जाए। सिंस द एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट अफेक्ट अस डीपली, जो एक्शंस है गवर्नमेंट के वो हमें डीपली अफेक्ट करते हैं, तो वी टेक अ लाइवली इंटरेस्ट इन व्हाट गवर्नमेंट डू। वी फॉर्म एसोसिएशन, हम एसोसिएशन फॉर्म करते हैं, कंपेन्स ऑर्गेनाइज करते हैं हमारी डिमांड्स को पूरी करने के लिए, ठीक है। वी नेगोशिएट विद अदर्स एंड ट्राई टू शेप द गोल्स, हम गोल्स को शेप देने की कोशिश करते हैं जो गवर्नमेंट परस्यू करती है। व्हेन वी डिसएग्री विद द पॉलिसी, जब हमें गवर्नमेंट की पॉलिसी अच्छी नहीं लगती, हम उसको डिसएग्री करते हैं, तो हम प्रोटेस्ट करते हैं और डेमोन्स्ट्रेशन ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि गवर्नमेंट उन पॉलिसीज़ को चेंज कर सके, उन एग्जिस्टिंग लॉज को चेंज कर सके। वी पैशनेटली, हम उन एक्शंस पर जो भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स ने लिया उस पर डिबेट करते हैं, डिस्कस करते हैं कि ये जो करप्शन है हैज़ इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड, कि करप्शन इंक्रीज़ हुआ है, डिक्रीज़ हुआ है। हम पूछते हैं कि करप्शन जो है कैन बी रूटेड आउट, की करप्शन को बाहर निकाला जा सकता है। वेदर रिजर्वेशन जो है कुछ ग्रुप्स के लिए वो सही है या नहीं है। तो वे ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कुछ हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों कुछ पार्टीज़ और लीडर्स जो है वो इलेक्शंस को जीत जाते हैं। इस तरीके से हम जो हैं एक रैशनल, वी लुक फॉर द रैशनल अंडरलाइंग द प्रेवलेंट शाउस एंड डिके एंड एस्पायर टू क्रिएट अ बेटर वर्ल्ड। इस तरीके से हम एक अच्छा वर्ल्ड क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो सम अप करने के लिए पॉलिटिक्स जो है वो इस फैक्ट से राइज होती है कि हमारे पास अलग अलग विजन्स हैं, हम अलग अलग तरीके से सोचते हैं कि क्या सही है, क्या डिज़ायरेबल है हमारे लिए, क्या गलत है हमारी सोसाइटी के लिए। सो ये इन्वॉल्व करता है मल्टीपल नेगोशिएशंस, मतलब अलग अलग तरीके के हमारे आइडियाज़ होते हैं, ठीक है, दैट गॉन टू अ सोसाइटी थ्रू विच कलेक्टिव डिसीजंस जो हैं वो लिए जाते हैं। मतलब बहुत सारे लोग मिलकर डिसीज़न लेते हैं। एक लेवल पर तो ये क्या इन्वॉल्व करता है कि क्या गवर्नमेंट करती है एंड कैसे वो रिलेट करती है लोगों के एस्पिरेशन से, और दूसरे लेवल पर ये इन्वॉल्व करती है कि लोग कैसे स्ट्रगल करते हैं और कैसे डिसीजंस मेकिंग में इन्फ्लुएंस करते हैं। पीपल में सेट टू इंगेज इन पॉलिटिशियन एक्टिविटी, लोग जो है वो पॉलिटिकल एक्टिविटी में इंगेज हो सकते हैं। And whenever they negotiate with each other and take part in collective activities which are designed to promote social development and help to resolve common problems। अब लोग जो हैं वो अलग अलग एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है, और अपने डिसीजंस भी दे सकते हैं और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए भी वो कुछ सजेशंस भी दे सकते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, व्हाट डू वी स्टडी इन पॉलिटिकल थ्योरी। देखो इतनी सारी चीज़ें तो हमने पढ़ ली, ठीक है।
अभी भी आपके मन में कुछ डाउट्स होंगे, ठीक है, तो जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ता जाएगा तो ये सारे डाउट्स आपके क्लियर होते जाएंगे। अब इसने कहा कि पॉलिटिकल थ्योरी हम क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। एक तो ये हो गया भाई कि आपका पॉलिटिकल साइंस में इंटरेस्ट था, इसलिए आपने ये सब्जेक्ट लिया है। लेकिन हम पॉलिटिकल थ्योरी को क्यों पढ़ रहे हैं, क्या ज़रूरत है पॉलिटिकल थ्योरी को पढ़ने की। अगर हम अपने आसपास देखते हैं तो हम देखते हैं कि मूवमेंट होती है, डेवलपमेंट होती है, चेंजेस भी होते हैं। लेकिन अगर हम और भी ज़्यादा डीपर देखते हैं तो हम कुछ वैल्यूज़ देखते हैं, प्रिंसिपल्स से कुछ सिद्धांत देखते हैं, ठीक है, जिन्होंने लोगों को इंस्पायर किया है, गाइड किया है। जैसे कि आइडियल्स, जैसे कि डेमोक्रेसी, फ्रीडम, इक्वालिटी, ठीक है, ये सारी चीज़ें डिफरेंट कंट्रीज़ में ट्राई टू प्रोटेक्ट। अब कुछ अलग अलग कंट्रीज़ जो हैं वो इन चीज़ों को, इन वैल्यूज़ को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर सकती हैं। देखो अब जैसे कि क्या है कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं ना, ये रातों रात ऑर्गेनाइज नहीं हुए हैं, ठीक है, ये बिल्ड किए गए हैं कुछ प्रिंसिपल, कुछ सिद्धांत के ऊपर, ठीक है। जैसे कि कौटिल्य के टाइम पर, एरिस्टोटल के टाइम पर, रोशियो के टाइम पर, जीन जैक रोशियो, कार्ल मार्क्स, महात्मा गांधी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, तो सबके नाम हमने सुने हुए हैं, राइट। एज फार बैक एज द 5th सेंचुरी, ठीक है, बीसी प्लाटो जो थे और जो एरिस्टोटल थे, तो उन्होंने अपने स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस किया था कि जो मोनार्की है, मोनार्की मतलब जैसे कि राजा वगैरह जो रूल करते हैं, या फिर ये जो डेमोक्रेसी है, तो इनमें से बेटर कौन सी है, मोनार्की बेटर है या डेमोक्रेसी बेटर है। तो हम तो क्या कहेंगे, डेमोक्रेसी बेटर है। तो उन्होंने अपने स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस किया था। रोशियो जो है, मॉडर्न टाइम में रोशियो जो है, उन्होंने सबसे पहले आर्ग्यू किया था फ्रीडम के बारे में, कि फ्रीडम को एज एन फंडामेंटल राइट हमें रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। कार्ल मार्क्स जो थे, उन्होंने आर्ग्यू किया था कि इक्वालिटी जो है ना, वो जितनी फ्रीडम हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है ना, उतनी इक्वालिटी हमारे लिए भी इम्पॉर्टेंट है। फ्रीडम मतलब आज़ादी, इक्वालिटी मतलब जो डिस्क्रिमिनेशन ना हो किसी भी चीज़ पर। अब देखो, अब महात्मा गांधी तो हम सब ने सुन रखा है, तो महात्मा गांधी ने जानवन फ्रीडम का और स्वराज का, जैसे हमने 10th क्लास में भी पढ़कर आए, स्वराज, उन्होंने बुक भी लिखी थी स्वराज के ऊपर, अपनी बुक देखो ये रही, हिंद स्वराज भी उन्होंने लिखी थी, ठीक है। तो डॉक्टर अंबेडकर जी भी थे, तो उन्होंने आर्ग्यू किया था जो भी SC ST हैं, तो इनके लिए जो है रिजर्वेशन रखनी चाहिए, इनको माइनॉरिटी में कंसिडर किया जाता है, इनको एक स्पेशल प्रोटेक्शन दी जानी चाहिए, तो उन्होंने इस चीज़ में आर्ग्यू किया था। ये जो आइडियाज़ हैं ये अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी है। हमारा जो प्रीएम्बल है उसमें फ्रीडम एंड इक्वालिटी भी है, एंड जो चैप्टर है चैप्टर ऑन राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एबोलिशेस अनटचेबिलिटी, ये जो चैप्टर है ये जो भी अनटचेबिलिटी है उसको एबोलिश कर देता है इन एनी फॉर्म। गांधीयन प्रिंसिपल फाइंड अ प्लेस इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल। अब गांधी के जो सिद्धांत थे, महात्मा गांधी जी के जो सिद्धांत थे, तो वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है उसमें सारी चीज़ें लिखी गई हैं। पॉलिटिकल थ्योरी में उन आइडियाज़ पर और उन प्रिंसिपल्स पर ध्यान दिया जाता है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, गवर्नमेंट को, सोशल लाइफ को एक सिस्टमेटिक मैनर में शेप देती है। ये क्लैरिफाई करती है मीनिंग ऑफ कॉन्सेप्ट, मतलब जैसे कि हमारा जो फ्रीडम है, ठीक है, इक्वालिटी, अब देखो ये सारी चीज़ें हमने सुन रखी है, हमें इनका मतलब भी पता है, लेकिन हम किसी दूसरे पर्सन से पूछेंगे तो उसके अकॉर्डिंग इनका मतलब अलग हो सकता है, ठीक है। तो इनके मीनिंग्स जो हैं, इनके जो कॉन्सेप्ट है फ्रीडम के, इक्वालिटी के, जस्टिस के, डेमोक्रेसी के, सेक्युलरिज्म के, तो इन आइडियाज़ पर फोकस करता है। एंड ये जो टॉपिक्स हैं आगे इन पर ही हमारे चैप्टर्स आने वाले हैं, ठीक है। इट प्रूव्स द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स सच एज रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर्स, जुडिशियल रिव्यू एक्सेट्रा। अब हमें पता है ये सारी चीज़ें भी होती हैं, ठीक है, इन चीज़ों पर भी ध्यान दिया जाता है कि इनकी क्या ज़रूरत है, रूल ऑफ लॉ की, पावर को सेपरेट करने की, जुडिशियल रिव्यू की, ठीक है। एंड दिस इज़ डन बाय एग्जामिनिंग, ऐसा कैसे कर सकते हैं, जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, ठीक है, दैट वाज एडवांस्ड बाय डिफरेंट थिंकर्स इन डिफेंस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, दिस इज़ डन बाय एग्जामिनिंग द आर्ग्यूमेंट्स। इसको हम कैसे कर सकते हैं, उन कुछ आर्ग्यूमेंट्स पर हम एग्जामिन कर सकते हैं, कुछ आर्ग्यूमेंट्स को,
जो कि अलग अलग थिंकर्स जो है ना उन्होंने दिए थे, ठीक है। जो अलग अलग थिंकर्स थे पहले के टाइम पे, जो थिंकर्स थे उन्होंने इन कॉन्सेप्ट्स के डिफेंस में जो आर्ग्यूमेंट्स दिए थे ना, तो उन पर एग्जामिन करके हम ऐसा कर सकते हैं। अब रोशियो और कार्ल मार्क्स जो थे, ठीक है, या फिर गांधी जी जो थे, वो पॉलिटिशियंस तो नहीं थे, ठीक है, ये पॉलिटिशियंस थोड़ी ना थे। देयर आइडियाज़ इन्फ्लुएंस जनरेशन ऑफ पॉलिटिशियन एवरीवेयर। उन्होंने जो आइडियाज़ दिए थे ना, तो इन आइडियाज़ को देखते हुए बहुत सारे पॉलिटिशियंस जो हैं उनके आइडियाज़ भी ऐसे उन्होंने उनके आइडियाज़ को अपनाया था, ठीक है, बहुत सारे पॉलिटिशियंस ने, ठीक है। एंड देयर आर ऑल्सो कॉन्टेम्प्रेरी थिंकर्स हु ड्रो अपॉन देम टू डिफेंड फ्रीडम और डेमोक्रेसी इन आर ऑन टाइम, ठीक है। अब कॉन्टेम्प्रेरी थिंकर्स भी है जो क्या करते हैं, ड्रो अपॉन देम टू डिफेंड फ्रीडम, फ्रीडम को डिफेंड करने के लिए, डेमोक्रेसी को डिफेंड करने के लिए। बिसाइड्स एग्जामिनिंग आर्ग्यूमेंट्स को एग्जामिन करने के अलावा पॉलिटिकल थ्योरिस्ट जो हैं वो जो करंट पॉलिटिकल एक्सपीरियंसेस हैं, मतलब अभी आज के टाइम पर जो भी पॉलिटिकल एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, ठीक है, उनको भी देखते हैं, उनको भी एग्जामिन करते हैं। पॉइंट आउट ट्रेंड्स एंड पॉसिबिलिटीज़ फॉर द फ्यूचर, और प्रेजेंट को देखते हुए वो फ्यूचर की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो इस चीज़ को वो क्या करते हैं, एग्जामिन करते हैं। बट इज़ दिस ऑल रिलेवेंट फॉर अस नाउ, क्या ये हमारे लिए रिलेवेंट है? हैव वी नॉट ऑलरेडी अचीव्ड फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी, क्या हमने फ्रीडम और डेमोक्रेसी को अब तक अचीव ही नहीं किया? इतने साल हो गए हमें फ्रीडम देखते हुए, इतना हमने स्ट्रगल किया है, तो क्या हमने अभी तक फ्रीडम और डेमोक्रेसी को अभी तक अपनाया ही नहीं है, अचीव ही नहीं किया है? इंडिया इज़ फ्री एंड इंडिपेंडेंट, हमें पता है इंडिया जो है वो फ्री है, इंडिपेंडेंट है। क्वेश्चंस जो हैं रिगार्डिंग फ्रीडम एंड इक्वालिटी हैव नॉट सीज टू क्रॉप अप, लेकिन ये जो ऐसे जो क्वेश्चंस हैं फ्रीडम और इक्वालिटी जैसे, वो अभी तक ख़त्म नहीं हुए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जो इश्यूज़ हैं जैसे कि फ्रीडम, इक्वालिटी, डेमोक्रेसी, तो ये बहुत जो सोशल लाइफ है बहुत सारे एरियाज़ में अराइज होते हैं एंड दे आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन डिफरेंट सेक्टर्स। देखो हर प्लेसेस पर ये अलग अलग तरीके से इम्प्लीमेंट होती हैं, हर जगह पर अपनी अपनी फ्रीडम्स होती हैं, राइट। फॉर इंस्टेंस ऑल्दो इक्वालिटी में एग्जिस्ट इन द पॉलिटिकल स्पेयर इन द फॉर्म ऑफ इक्वल राइट्स, इक्वालिटी जो है वो एग्जिस्ट कर सकती है पॉलिटिकल स्पेयर में इक्वल राइट्स की फॉर्म में, ठीक है। इक्वालिटी को हम क्या कहेंगे, इक्वल राइट्स, कि सबको इक्वल राइट्स मिले। एंड इट मे नॉट एग्जिस्ट टू द सेम एक्सटेंट इन द इकोनॉमिक और सोशल स्पेयर, हो सकता है भाई पॉलिटिकल स्पेयर में तो इक्वालिटी है, लेकिन क्या पता कि इकोनॉमिक या फिर सोशल स्पेयर में इक्वालिटी ना हो। पीपल में एन्जॉय इक्वल पॉलिटिकल राइट बट स्टिल बी डिस्क्रिमिनेटेड, लोग जो है इक्वल राइट्स को तो एन्जॉय करते हैं लेकिन फिर भी उन्हें डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, भेदभाव उनके साथ किया जाता है सोशली, बिकॉज उनकी कास्ट या फिर पॉवर्टी को देखते हुए कुछ पीपल जो हैं, ठीक है, उनको सोसाइटी में प्रिविलेज भी मिल सकती है, ठीक है, कुछ ना कुछ बेनिफिट भी मिल सकता है, जबकि दूसरों को क्या करा जा रहा है, डिप्रीवेशन में डाला जा रहा है, उन पर डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है उनकी बेसिक नेसेसिटीज़ को लेकर भी। कुछ जो है वो जो भी वो गोल चाहते हैं उस चीज़ को अचीव कर पा रहे हैं जो उन्होंने अपने लिए सेट किया था, ठीक है। कुछ लोग जो हैं वो स्कूल तक नहीं जा पा रहे हैं, कुछ बच्चे जो वो स्कूल तक नहीं जा पा रहे हैं तक, और सो दैट दे कैन हैव डिसेंट जॉब्स इन द फ्यूचर, फॉर देम फ्रीडम इज स्टिल डिस्टेंट ड्रीम, ठीक है। उन बच्चों के लिए फ्रीडम तो अभी भी एक ड्रीम है। यू आर सो लकी कि हमें जो है स्कूल आप काट दिए बेबे। सेकेंडली फ्रीडम इज गारंटीड इन आर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, फ्रीडम जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है एंड वी एनकाउंटर न्यू इंटरप्रिटेशंस, हम नई नई चेंजेस करते रहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। अब ये एक गेम की तरह है, जैसे हम चेस या फिर क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है, चेस और क्रिकेट तो सबने खेला होगा, एंड वी लर्न हाउ टू इंटरप्रेट दीज रूल्स। इन द प्रोसेस वी डिस्कवर न्यू एंड ब्रॉडर मीनिंग्स। अब इस प्रोसेस में हम नए और बहुत सारे जो मीनिंग्स हैं इस गेम के वो हम डिस्कवर कर लेते हैं। जैसे हम कोई भी गेम खेलते हैं तो बहुत सारे उसके क्या होते हैं, ब्रॉडर मीनिंग्स होते हैं, ठीक है। एंड सिमिलरली फंडामेंटल राइट्स जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो भी दिए गए हैं,
तो वो भी बार बार उनको भी रीइंटरप्रेट किया जा रहा है, ठीक है, नए सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग, क्योंकि टाइम, देखो टाइम तो चेंज होता रहेगा, टाइम के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें भी चेंज करनी पड़ती है, तो इसलिए इन चीज़ों को बार बार पढ़ा जा रहा है, बार बार इनको इंटरप्रेट किया जा रहा है, ठीक है, नए सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग। फॉर इंस्टेंस राइट टू लाइफ, ठीक है, राइट टू लाइफ हमें पता है, राइट टू लाइफ भी हमारे फंडामेंटल राइट में भी है, तो कोर्ट्स ने इसको पढ़ा था, ठीक है, एंड टू इंक्लूड द राइट टू लाइवलीहुड, और इसी में उन्होंने क्या इंक्लूड किया, राइट टू लाइवलीहुड। एंड द राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है वो भी ग्रांट किया गया है न्यू लॉ के थ्रू। सोसाइटीज़ जो है वो नए नए चैलेंजेस फेस करती है, जो कि नए इंटरप्रिटेशंस जनरेट करती है, एंड जो फंडामेंटल राइट्स है गारंटेड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन अमेंडेड एंड एक्सपेंडेड ओवर टाइम। जो फंडामेंटल राइट्स है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटी किए गए हैं, तो वो टाइम के अकॉर्डिंग जो वो एक्सपेंड होते रहते हैं, चेंज उनमें किया जाता है जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के थ्रू और गवर्नमेंट पॉलिसी के थ्रू, जो कि डिज़ाइन किए जाते हैं नई नई प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए, उनको एड्रेस करने के लिए। थर्डली क्या है, जैसे जैसे हमारा जो वर्ल्ड है वो चेंज होता रहता है, तो हम फ्रीडम और थ्रेट्स टू फ्रीडम के नए नए डायमेंशंस ढूंढते रहते हैं। मतलब जैसे जैसे हमारा वर्ल्ड जो है वो चेंज होता रहता है, तो हम नए नए मीनिंग्स ढूंढ लेते हैं फ्रीडम की, थ्रेट्स टू फ्रीडम की। एंड फॉर इंस्टेंस ग्लोबल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है वो एक्टिविस्ट के लिए ईजियर बना रही है कि वो नेटवर्क कर सकते हैं एक दूसरे के साथ अक्रॉस द वर्ल्ड फॉर प्रोटेक्टिंग ट्राइबल कल्चर्स और फॉरेस्ट। जो ग्लोबल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है तो वो इस चीज़ को ईजी बना रही है, इस चीज़ को आसान बना रही है हमारे लिए कि जो एक्टिविस्ट है वो एक दूसरे के साथ जो है वो नेटवर्क कर सकते हैं कल्चर्स, ट्राइबल कल्चर्स और फॉरेस्ट को बचाने के लिए। बट इट ऑल्सो एनेबल टेररिस्ट एंड क्रिमिनल्स टू नेटवर्क। हमें पता है अब जो नेटवर्क है तो वो तो टेररिस्ट और क्रिमिनल्स का भी हो सकता है, तो टेररिस्ट और क्रिमिनल्स के लिए भी नेटवर्क ने काफ़ी इजी बना दिया है कि वो अपने मिशन को पूरा कर सकते हैं। मोर ओवर इंटरनेट कॉमर्स इज़ ऑल सेट टू इंक्रीज़ इन द फ्यूचर। एंड जो ये इंटरनेट कॉमर्स है वो फ्यूचर तक बढ़ने की भी आशंका है। And this means that the information we give about ourselves online to buy goods or services must be protected। अब इसका मतलब है कि जो इन्फॉर्मेशन जो हम अपने बारे में ऑनलाइन देते हैं कुछ सामान खरीदने के लिए, सर्विसेज लेने के लिए, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो डिटेल्स जो हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। सो इवन दो नेटिजन्स मतलब सिटीजन्स ऑफ इंटरनेट, ठीक है, डू नॉट लाइक गवर्नमेंट कंट्रोल। अब उनको ये तो पसंद नहीं होगा कि गवर्नमेंट उनकी हर बात पर ध्यान रखे, उनके डॉक्यूमेंट्स पर, वो उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन पर, ऐसा तो लोग नहीं चाहेंगे, तो वो गवर्नमेंट कंट्रोल तो नहीं चाहेंगे। दे रिकॉग्नाइज देम सम फॉर्म ऑफ रेगुलेशन टू इज़ नेसेसरी टू सेफगार्ड इंडिविजुअल सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। अब वो क्या चाहेंगे कि एक ऐसा रेगुलेशन बन जाए, ऐसी सेफ्टी बन जाए जिससे जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जो भी इंडिविजुअली जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जो भी इंफॉर्मेशन है वो सेफ़ रहे, सिक्योर रहे एंड प्राइवेट रहे। एज अ रिज़ल्ट क्वेश्चंस रेज होते हैं रिगार्डिंग कि हाउ मच फ्रीडम शुड बी गिवन टू पीपल यूजिंग द नेट। अब जो लोग नेट यूज़ करते हैं तो उन लोगों को कितनी फ्रीडम देनी चाहिए। फॉर इंस्टेंस शुड दे बी अलाउड टू सेंड अनसॉलिसिटेटेड ईमेल्स टू स्ट्रेंजर्स। अब वो स्ट्रेंजर्स को ईमेल भेजने के लिए क्या उन्हें अलो करना चाहिए। कैन यू एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट्स इन चैट रूम्स। क्या आप अपने जो भी प्रोडक्ट्स हैं उसको चैट रूम्स में एडवर्टाइज़ कर सकते हैं। शुड गवर्नमेंट बी अलाउड टू रीड प्राइवेट ईमेल्स। क्या गवर्नमेंट को अलो किया जाना चाहिए कि वो प्राइवेट ईमेल्स पढ़े। टू ट्रैक डाउन टेररिस्ट को ट्रैक करने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट को तो ये काम करना ही पड़ेगा वरना टेररिस्ट अपना मिशन पूरा कर लेंगे। एंड हाउ मच रेगुलेशन इज़ जस्टिफाइड एंड हु शुड रेगुलेट। कितनी रेगुलेशन की जानी चाहिए एंड किसे रेगुलेट करना चाहिए, गवर्नमेंट को या फिर कुछ प्राइवेट रेगुलेटर्स को। तो पॉलिटिकल थ्योरी के पास ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे हैं जिसके पॉसिबल आंसर्स बन सकते हैं। पुटिंग पॉलिटिकल थ्योरी टू प्रैक्टिस।
पॉलिटिकल थ्योरी को प्रैक्टिस में लाना। देखो इस टेक्स्ट बुक में हमने अपने आप वी कन्फाइन आवरसेल्फ टू वन एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है, दैट विच डील्स विद द ऑरिजिन्स। हमने क्या देखा इसमें, पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में हमने एक एस्पेक्ट देखा कि ये डील करती है ऑरिजिन्स के साथ, मीनिंग्स के साथ, सिग्निफिकेंस के साथ, पॉलिटिकल आइडियाज़ के। पॉलिटिकल आइडियाज़ जैसे कि फ्रीडम, इक्वालिटी, सिटीज़न, जस्टिस, डेवलपमेंट, नेशनलिज्म, सेक्युलरिज्म एंड सो ऑन। कहने का मतलब है कि जो पॉलिटिकल थ्योरी है तो वो इन सारी चीज़ों की डेफिनेशन, इनके मीनिंग्स, इनकी ऑरिजिन्स, इनकी सिग्निफिकेंस, इम्पॉर्टेंस हमें बताती है, ठीक है। एंड व्हेन वी बिगिन अ डिबेट और आर्ग्यूमेंट, जब हम किसी भी टॉपिक पर आर्ग्यूमेंट या फिर डिबेट करते हैं तो हम जनरली क्या क्वेश्चन पूछते हैं, इसका क्या मतलब है, व्हाट डज इट मीन एंड हाउ डज इट मैटर, और कैसे मैटर करता है। पॉलिटिकल थ्योरिस्ट जो है दैट हैव आस्क्ड विथ व्हाट इज़ फ्रीडम और इक्वालिटी, पॉलिटिकल थ्योरिस्ट ने पूछा था कि फ्रीडम और इक्वालिटी क्या होती हैं, और उन्होंने डेफिनेशंस, अलग अलग डेफिनेशंस भी प्रोवाइड की गई, क्योंकि हर कोई फ्रीडम और इक्वालिटी को अलग अलग मानेगा। अनलाइक इन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में तो क्या होता है, ट्राइंगल या स्क्वायर की एक ही डेफिनेशन होती है कि ट्राइंगल ये होता है, स्क्वायर ये होता है। लेकिन इसमें हम इक्वालिटी और फ्रीडम या फिर जस्टिस जैसे कुछ वर्ड्स की अलग अलग डेफिनेशंस निकाल सकते हैं। दिस इज़ बिकॉज टर्म्स लाइक इक्वालिटी कंसर्न्स आर रिलेशनशिप विद ह्यूमन बींग्स रादर देन विद थिंग्स। अब ऐसा इसलिए होता है, ठीक है, क्योंकि ये जो टर्म्स है जैसे कि इक्वालिटी दैट कंसर्न आर रिलेशनशिप, तो वो ह्यूमन बींग्स की रिलेशनशिप बताती है। ह्यूमन बींग्स अनलाइक थिंग्स हैव ओपिनियंस, अब ह्यूमन बींग्स के ओपिनियंस भी होते हैं, ठीक है, इक्वालिटी पर कि इक्वालिटी ऐसे होने चाहिए, ऐसे होनी चाहिए, तो ओपिनियंस भी देते हैं। एंड मैनी ओपिनियंस नीड टू बी अंडरस्टूड एंड हार्मोनाइज्ड, और कुछ जो ओपिनियंस हैं उनको समझने की भी ज़रूरत है, उनको लागू होने की भी ज़रूरत है। हाउ डू वी गो अबाउट डूइंग दिस? Let us begin with our common experience of equality in different places. You may have noticed that people often jump the queue in shops. अब हमने देखा है कि शॉप्स वगैरह जो भी होती है तो उसमें लाइंस बनी होती हैं, ठीक है, लोग लाइन में खड़े होते हैं, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, उन लाइन को जंप कर जाते हैं, उनसे आगे निकल जाते हैं, यानी कि बीच में लाइन में आ जाते हैं। और डॉक्टर्स वेटिंग रूम्स और गवर्नमेंट ऑफिसेस, और यहाँ पर भी वो ऐसा ही करते हैं। Sometimes those who do so are told to get back in line and we feel glad। और कभी कभी क्या होता है कि ऐसे जो लोग करते हैं तो उन्हें वापस पीछे जाने के लिए बोल दिया जाता है, तब हमें अच्छा लगता है। Sometimes they get ahead and we feel cheated, और कभी कभी वो आगे चले जाते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता है। We resent this because we all want equal opportunity। अब हमें पता है कि हम सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी चाहिए गुड्स को लेने में, सर्विसेज को लेने में, जिसके लिए हम पे कर रहे हैं। सो व्हेन वी रिफ्लेक्ट आर एक्सपीरियंसेस, जब हम अपने एक्सपीरियंस को रिफ्लेक्ट करते हैं, वी अंडरस्टैंड दैट इक्वालिटी मीन्स इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। जब हम अपने एक्सपीरियंसेस को रिफ्लेक्ट करते हैं तो हम समझते हैं कि इक्वालिटी का मतलब होता है इक्वल अपॉर्चुनिटी, सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी। एट द सेम टाइम, if there are separate counters for old and disabled, we understand such special treatment may be justified। और अगर उसी टाइम पर एक सेपरेट काउंटर्स बना दिया जाए ओल्ड के लिए, डिसेबल्ड के लिए, ऐसे लोगों के लिए, तो ये हम इसको जस्टिफाई मानते हैं, हम इसको सही मानते हैं। बट वी ऑल्सो नोटिस एवरी डे मैनी पुअर पीपल कैन नॉट गो टू शॉप और टू अ डॉक्टर बिकॉज दे हैव नो मनी टू पे। अब हम देखते हैं कि जो पुअर लोग होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, तो वो शॉप्स पर नहीं जा पाते हैं सर्विसेज पाने के लिए, गुड्स पाने के लिए, ठीक है, डॉक्टर के पास नहीं जा पाते क्योंकि उनके पास पे करने के लिए मनी नहीं होती है। सम ऑफ दीज पीपल कुड बी डे लेबरर्स, इनमें से कुछ लोग डे लेबरर्स होते हैं जो कि स्टोन्स को कट करते हैं एंड ब्रिक्स को करते हैं, लगिंग ब्रिक्स फॉर लॉन्ग आवर्स, ठीक है, ब्रिक्स वगैरह लगाने का काम करते हैं। इफ़ वी आर सेंसिटिव वी फील दैट इट इज़ नॉट फेयर, ठीक है, तो कुछ लोगों को तो लगेगा कि ये सही नहीं है, कि दैट इन ए सोसाइटी, कि कुछ सोसाइटी में कुछ मेंबर्स जो हैं उनको वो अपनी बेसिक नीड्स भी फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं,
वी कम टू रियलाइज़ दैट इक्वालिटी मस्ट इन्वॉल्व सम काइंड ऑफ फेयरनेस। तो हम रियलाइज़ कर पाते कि जो इक्वालिटी है उसमें कुछ टाइप की फेयरनेस होनी चाहिए। सही इक्वालिटी बिल्कुल इक्वल ही होनी चाहिए, सबको इक्वल राइट मिलना चाहिए, ताकि जो लोग हैं so that the people are not unduly exploited and disadvantaged by economic factors, ताकि लोग जो है उनको डिस्क्रिमिनेशन फेस ना करना पड़े, वो अपने आप को डिसएडवांटेज फील ना करें। Consider the fact that there are many children who cannot go to school because they have to work to feed themselves। अब एक फैक्ट कंसिडर करते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं और वो बच्चे जो हैं वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं बिकॉज उनको अपने आप को फीड करना है, क्योंकि उनके पास खाने के लिए नहीं है, तो खाने के लिए उन्हें पैसा कमाना पड़ेगा। एंड मोस्ट गर्ल स्टूडेंट्स इन पुअर हाउस होल्ड आर पुल्ड आउट ऑफ स्कूल टू केयर फॉर देयर यंगर सिबलिंग्स वाइल पेरेंट्स गो टू वर्क। और कुछ बच्चों को स्कूल नहीं जाने दिया जाता क्योंकि उनको कहा जाता है कि वो अपने सिबलिंग्स जो है उनके छोटे भाई बहन जो है उनकी केयर करे घर पर ही रहकर। इवन दो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीड द राइट टू प्राइमरी एजुकेशन। अब हमें पता है कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्राइमरी एजुकेशन सभी बच्चों के लिए प्राइमरी एजुकेशन जो है वो इम्पॉर्टेंट होती है। एंड दिस राइट रिमेन्स फॉर्मल। अगेन वी मे फील दैट, फिर हम फील कर सकते हैं कि जो गवर्नमेंट है उसे ऐसे बच्चों के लिए और भी बहुत कुछ करना चाहिए। अब पेरेंट्स के लिए बहुत, एंड जो पेरेंट्स हैं उन्हें भी अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए। तो हम देख सकते हैं कि जो इक्वालिटी का आइडिया है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। एंड जब भी हम किसी लाइन में खड़े होते, क्यू में खड़े होते या फिर प्ले ग्राउंड में होते हैं, तो हमें एक इक्वल अपॉर्चुनिटी चाहिए होती है। इफ़ वी सफ़र फ्रॉम सम डिसेबिलिटी वी वांट स्पेशल प्रोविजंस मेड। कि अगर हम किसी डिसेबिलिटी से सफ़र कर रहे हैं तो हमें कुछ स्पेशल प्रोविजंस चाहिए। एंड व्हेन वी कैन नॉट इवन अफोर्ड बेसिक नीड, जब हम अपने बेसिक नीड्स को ही पूरा नहीं कर सकते तो इक्वल अपॉर्चुनिटी हमारे लिए इनफ नहीं है। वी मस्ट बी एबल टू गो टू स्कूल। और हम कुछ प्रोएक्टिव मेजर्स के थ्रू जो है हेल्प ले सकते हैं, ठीक है, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, जॉब्स में इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ लेने के लिए, डिसेंट वेजेस लेने के लिए, सब्सिडाइज्ड हॉस्पिटल्स में जाने के लिए। तो ये जो प्रोएक्टिव मेजर्स होते हैं ये क्या होते हैं, तो गवर्नमेंट कुछ मेजर्स अपनाती है ताकि सबको इक्वल और फेयर डिस्ट्रीब्यूशन मिले हर चीज़ का। जैसे कि अभी मिड डे मील जो है गवर्नमेंट ने स्टार्ट की थी, और इसके लिए कुछ एक एजेंसी चाहिएगी जो रिस्पॉन्सिबल होगी इसके लिए। तो जो रीज़न है कि हमारे पास इतनी सारी डेफिनेशन हैं वो ये है बिकॉज द मीनिंग ऑफ इक्वालिटी, क्योंकि जो इक्वालिटी का मतलब है वो डिपेंड करता है। एंड वी स्टार्टेड विद व्हाट इट मीन फॉर आवरसेल्व्स एंड देन प्रोसीडेड टू कंसिडर अदर्स। तो पहले हमने स्टार्ट किया कि ये हमारे लिए इक्वालिटी का मतलब क्या है, फिर दूसरों के लिए देखेंगे कि दूसरों के लिए इक्वालिटी का मतलब क्या है, पुअर लोगों के लिए इक्वालिटी क्या है, डिसएडवांटेज के लिए क्या है, सीनियर सिटीजन्स के लिए क्या है। वी डिस्कवर्ड मैनी लेयर्स ऑफ मीनिंग। तो हमने बहुत सारे जो है मीनिंग्स देखे इक्वालिटी के। एंड वी हैव बीन डूइंग पॉलिटिकल थ्योरी विदाउट रियलाइजिंग इट। पॉलिटिकल थ्योरिस्ट जो होते हैं वो पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट का जो मीनिंग है उसे क्लैरिफाई करते हैं ये देखकर कि कैसे हाउ दे आर अंडरस्टूड एंड यूज्ड इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज। पॉलिटिकल थ्योरिस्ट जो है वो पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट का मीनिंग क्लियर करते हैं ये चीज़ देखकर कि कैसे वो समझते हैं, हाउ दे आर अंडरस्टूड एंड यूज्ड इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज। दे ऑल्सो डिबेट। अब जो पॉलिटिकल थ्योरिस्ट हैं वो डिबेट भी करते हैं, एग्जामिन करते हैं, डाइवर्स मीनिंग्स को समझते हैं, ओपिनियंस को समझते हैं सिस्टमेटिक मैनर में। सो व्हेन इज़ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इनफ। तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इनफ कब होगी, सफिशिएंट कब होगी। व्हेन डू पीपल नीड स्पेशल ट्रीटमेंट, लोगों को स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत कब है। एंड हाउ फार एंड हाउ लॉन्ग शुड सच स्पेशल ट्रीटमेंट बी गिवन, और कब तक ये जो स्पेशल ट्रीटमेंट्स है वो देने चाहिए। शुड पुअर चिल्ड्रन बी गिवन मिड डे मील्स, तो क्या जो गरीब बच्चे हैं उनको मिड डे मील्स प्रोवाइड किया जाना चाहिए ताकि उनको स्कूल्स में जाने के लिए इनक्रेज किया जा सके। ये कुछ क्वेश्चंस हैं। एंड एज यू कैन सी दिस इश्यूज आर एमिनेंटली प्रैक्टिकल। दे प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर फ्रेमिंग
पब्लिक पॉलिसीज़ ऑन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो जो इश्यूज़ हैं ये प्रैक्टिकल इश्यूज़ हैं और ये गाइडलाइंस प्रोवाइड कराते हैं पब्लिक पॉलिसीज़ को फ्रेम करने के लिए एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट पर। एज इन द केस ऑफ इक्वालिटी सो ऑल्सो इन द केस ऑफ अदर कॉन्सेप्ट। अब जैसे इक्वालिटी के केस में है उसी टाइप से दूसरे कॉन्सेप्ट्स में भी है, जैसे कि फ्रीडम, सेक्युलरिज्म एंड पॉलिटिकल थ्योरिस्ट जो हैं वो हर दिन के ओपिनियंस में, डिबेट करने में, मीनिंग्स ढूंढने में, इसी चीज़ में इंगेज रहते हैं। फ्रीडम, सिटीजनशिप, rights, development, justice, equality, nationalism and secularism are some of the concepts that we will discuss in the following chapters। तो ये कुछ chapters के ही नेम हैं, तो इनको हम आगे वाले जो chapters हैं उनमें डिटेल में पढ़ेंगे। शुड वी स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी, तो हमें पॉलिटिकल थ्योरी को क्यों पढ़ना चाहिए? वी मे हैव पॉलिटिकल आइडियाज़ बट डू वी नीड टू स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी। हमारे पास पॉलिटिकल आइडियाज़ तो हैं, लेकिन क्या हमें पॉलिटिकल थ्योरी को पढ़ने की ज़रूरत है? इट इज़ नॉट मोर सूटेड फॉर पॉलिटिशियन हु प्रैक्टिस पॉलिटिक्स। क्या ये सिर्फ पॉलिटिशियंस के लिए ही नहीं, सिर्फ पॉलिटिशियंस के लिए ही जो पॉलिटिक्स को प्रैक्टिस करते हैं, और फॉर ब्यूरोक्रेट्स हु मेक पॉलिसीज़, और क्या ब्यूरोक्रेट्स जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं उनके लिए भी है जो पॉलिसीज़ बनाते हैं, और फॉर दोज हु टीच पॉलिटिकल थ्योरी, और या पॉलिटिकल थ्योरी उनको पढ़नी चाहिए जो पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ाते हैं, और फॉर लॉयर्स या जजेस के लिए क्योंकि उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन और लॉज को इंटरप्रेट करना होता है, या फिर एक्टिविस्ट और जर्नलिस्ट के लिए। सो व्हाट डू वी गेन बाय नोइंग द मीनिंग ऑफ फ्रीडम और इक्वालिटी। तो हम फ्रीडम और इक्वालिटी के मीनिंग जानकर क्या गेन कर रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलिटिकल थ्योरी रिलेवेंट है हर एक टारगेट के ग्रुप के लिए, हर एक ग्रुप के टारगेट के लिए, सबके लिए पॉलिटिकल थ्योरी रिलेवेंट है। As high school students we may choose one of the above professions in the future and so indirectly it is। As a high school students कुछ बच्चे क्या करेंगे, इन्हीं प्रोफेशंस में से अपने फ्यूचर के लिए यही प्रोफेशंस चूज़ करेंगे इनमें से ही, and so indirectly it is relevant for us even now। Do we not learn mathematics although not all of us will become mathematicians or engineers। तो क्या हम मैथमेटिक्स नहीं पढ़ते हैं? इवन सबको मैथमेटिशियन या फिर इंजीनियर नहीं बनना होता, फिर भी पढ़ते हैं। इज़ इट नॉट बिकॉज बेसिक अरिथमेटिक इज़ यूज़फुल इन जनरल लाइफ। तो क्या हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि बेसिक अरिथमेटिक जो है वो हमारी जनरल लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है। सेकेंडली वी आर ऑल गोइंग टू बी सिटीजन्स एंटाइटल्ड टू वोट and decide other issues। To act responsibly, it is helpful to have a basic knowledge of political ideas and institutions that shape the world we live in। Secondly क्या है कि हम सभी we are all going to be citizens, तो हम citizens भी बनने वाले हैं and decide, और हम कुछ issues पर डिसीज़न भी ले सकते हैं। अब रिस्पॉन्सिबली एक्ट करने के लिए ये हेल्पफुल होगा कि हमारे पास बेसिक नॉलेज हो पॉलिटिकल आइडियाज़ की, इंस्टीट्यूशंस की, जो हमारे वर्ल्ड को शेप देती है। इंफॉर्मेशन सोसाइटी में ज़रूरी हो जाता है कि हम जो है वी लर्न टू बी रीजनेबल एंड इन्फॉर्म्ड इफ़ वी आर पार्टिसिपेट इन द ग्राम सभाज और ऑफर आर व्यूज़ ऑन वेबसाइट्स एंड पोल्स। कि अगर हमें जो सभाज जो भी चलती है, विधानसभा, ग्राम सभा जो भी होती है, अगर इनमें हमें पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो हमें जो पॉलिटिकल थ्योरी है उसकी नॉलेज होनी चाहिए। इफ़ वी सिंपली एक्सप्रेस आर्बिट्रेरी प्रेफरेंसेस वी विल नॉट बी वेरी इफ़ेक्टिव। अगर हम सिर्फ कुछ प्रेफरेंसेस देंगे तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होगी। हमें अच्छे से डिस्कस करना पड़ेगा, डिबेट करनी पड़ेगी। बट इफ़ वी आर थाटफुल एंड मैच्योर, लेकिन अगर हम थाटफुल और मैच्योर होंगे तो हम क्या है न्यू मीडिया को यूज़ कर सकते हैं डिस्कस करने के लिए और कॉमन इंटरेस्ट को एक्सप्रेस करने के लिए। As citizens, we are a bit like the audience in a music concert. We are not the main performers interpreting the song and melody। कि as citizens हम जो है एक म्यूज़िक एग्जाम्पल है कि अगर एक म्यूज़िक कॉन्सर्ट है तो हम उस म्यूज़िक कॉन्सर्ट में सिर्फ ऑडियंसेस हैं, हम मेन परफॉर्मेंसर्स नहीं हैं, मेन परफॉर्मर्स नहीं हैं। बट वी सेट द एजेंडा एंड अप्रिशिएट द आउटपुट। लेकिन हम क्या करते हैं, जो ऑडियंस होती है वो क्या करती है, अप्रिशिएट करती है जो भी परफॉर्म कर रहा होता है। एंड पुट इन न्यू रिक्वेस्ट। हैव यू नोटिस दैट म्यूजिशियन परफॉर्म बेटर व्हेन दे नो दैट द ऑडियंस इज़ नॉलेजेबल एंड अप्रिशिएटिव।
तो क्या हमने कभी भी नोटिस किया कि जो म्यूजिशियंस होते हैं वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाते जब उन्हें पता होता है कि ऑडियंस ज़्यादा नॉलेजेबल है, मतलब उनको म्यूज़िक की ज़्यादा जानकारी है. सो ऑल्सो एन एजुकेटेड एंड विजिलेंट सिटीजनरी मेक्स दोज हु प्ले पॉलिटिक्स मोर पब्लिक स्पिरिटेड. तो जो एजुकेटेड होते हैं, ठीक है, एजुकेटेड जो सिटीजन्स होते हैं, तो वो जो पॉलिटिक्स खेलते हैं तो उनको और भी ज़्यादा पब्लिक स्पिरिट बना देते हैं. थर्डली क्या है, फ्रीडम, इक्वालिटी एंड सेक्युलरिज्म आर नॉट एब्स्ट्रैक्ट इशूज़ इन आवर लाइफ. ये सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट इशूज़ नहीं है हमारी लाइफ में. हम वी डेली एनकाउंटर डिस्क्रिमिनेशन, हम डेली डिस्क्रिमिनेशन देखते हैं, ठीक है, बहुत सारे तरीके से होता है. फैमिलीज़ में होता है, स्कूल्स में होता है, कॉलेजेस, शॉपिंग मॉल्स एंड सो ऑन. तो हम खुद भी क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेट करते हैं दूसरों को, ठीक है. हम कुछ लोगों को अपने से अलग मानते हैं जिनकी कास्ट अलग होती है, रिलीजन अलग होता है, जेंडर या फिर क्लास अलग होती है. अगर हम ऑप्रेस्ड फील कर रहे हैं, अगर हमें ऑप्रेस्ड किया जा रहा है, सो वी वांट इट redressed एंड इफ़ दैट इज़ डिलीड वी फील वायलेंट रेवोल्यूशन इज़ जस्टिफाइड. ठीक है, तो हम क्या चाहेंगे कि जो ऑपरेशन है ये ख़त्म हो जाए, हमारे ऊपर किसी भी चीज़ का दबाव ना हो, ऑप्रेस्ड हम फील ना करें. अगर ऐसे ही लोग ऑप्रेस करते रहेंगे एक दूसरे को तो वायलेंट जो कंट्री है, ठीक है, वो वायलेंस हो जाएगी, वायलेंट हो जाएगी. एंड इफ़ वी आर प्रिविलेज्ड वी डेनी दैट देयर इज़ एनी प्रोफेशन इवन एज आर मेड्स एंड सर्वेंट्स स्ट्रगल फॉर डिग्निटी. लेकिन अगर हम प्रिविलेज्ड हैं, अगर हमें जो सारी चीज़ें अगर हमें मिली हुई है, सारे प्रिविलेजेस अगर हमें मिले हुए हैं, सो वी डेनी दैट देयर इज़ एनी ऑपरेशन, तो हम कहते हैं कि यहाँ पर तो कोई ऑपरेशन है ही नहीं, मतलब कोई किसी पर दबाव नहीं बनाए, क्योंकि लोग सिर्फ अपना इंडिविजुअली अपने आप को ही देखते हैं. इवन जो हमारे मेड्स और सर्वेंट्स होते हैं वो अपनी जो रिस्पेक्ट है उसके लिए स्ट्रगल करते हैं, अपनी डिग्निटी के लिए स्ट्रगल करते हैं. सम टाइम वी फील दैट आर सर्वेंट्स डिजर्व द ट्रीटमेंट दे गेट. तो कभी कभी हम बिलीव करते हैं, फील करते हैं कि जो सर्वेंट्स हैं वो जो उनको ट्रीटमेंट मिल रहा है, जैसा उनके साथ बिहेव किया जा रहा है, तो वो वही डिज़र्व करते हैं. बट पॉलिटिकल थ्योरी encourages us to do is examine our ideas and feelings. पॉलिटिकल थ्योरी हमें किस लिए encourage करती है कि जो भी आइडियाज़ हैं, जो भी फीलिंग्स हैं, उनको हम एग्जामिन करें, पॉलिटिकल थिंग्स, अबाउट पॉलिटिकल थिंग्स. जस्ट बाई लुकिंग एट देम मोर केयरफुली वी बिकम मॉडरेट इन आर आइडियाज़ एंड फीलिंग्स. सिर्फ इन पर ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है. फाइनली एज स्टूडेंट्स वी एन्जॉय डिबेट्स एंड एलोक्यूशन कॉम्पिटिशन्स. अब स्टूडेंट्स भी जो है डिबेट्स वगैरह एंजॉय करते हैं, स्टूडेंट्स भी डिबेट करते हैं. सो भी हमारे पास ओपिनियंस हो जाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है. मतलब अगर किसी भी इशू पर डिबेट होगी तो उस डिबेट से काफ़ी सारे ओपिनियंस निकल कर आते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है, जस्ट और अनजस्ट क्या है. बट डू नॉट नो वेदर दे आर रिजनेबल और नो नॉट. लेकिन ये नहीं पता होता कि वो रीज़नेबल है या नहीं है, वो सही है या नहीं है. ओनली व्हेन वी आर्ग्यू विद अदर्स, सिर्फ जब हम आर्ग्यू करते हैं दूसरों के साथ, तभी हम रियलाइज़ कर पाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है. सो पॉलिटिकल थ्योरी हमें एक ऐसी सिस्टमैटिक थिंकिंग प्रोवाइड करती है, एक इन्फॉर्म्ड मैनर में. मतलब जो पॉलिटिकल थ्योरी है ऐसी सिस्टमेटिक थिंकिंग, ऐसी थिंकिंग हमें प्रोवाइड करती है जिससे हम अपने ओपिनियंस को पॉलिश कर सकते हैं, मतलब अपने ओपिनियंस को और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना सकते हैं एंड इन्फॉर्म मैनर में आर्ग्यू कर सकते हैं, ठीक है. मतलब जो भी हमारे कॉमन इंटरेस्ट है तो उसके अकॉर्डिंग हम आर्ग्यू भी कर सकते हैं, और अगर हम आर्ग्यू करेंगे तो हमारे ओपिनियंस भी पॉलिश होंगे, यानी कि और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होंगे. ऐसी जो डिबेटिंग स्किल्स होती है, कम्युनिकेटिंग स्किल्स होती है, ठीक है, तो दैट आर लाइकली टू बी ग्रेट एसेट्स इन द ग्लोबल इंफॉर्मेशनल ऑर्डर. तो ये अपने आप में ही एक ग्रेट एसेट है, ठीक है, ग्लोबल इंफॉर्मेशनल ऑर्डर में. सो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है, दैट इज़ पॉलिटिकल थ्योरी, तो वो ख़त्म होता है.